दोस्तों, आप में से सभी ने आजकल बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और ये लोग दुआ कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द भारत में भी आ जाए ताकि वो लोग इसको लगवा सके और कोरोना वायरस से इम्यून हो जाए। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर इतनी जल्दबाजी दिखाने से पहले हमको पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं वो कैसे काम करती है, कोई भी वैक्सीन इस इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है, और उसके बाद जानते हैं कि किसी वैक्सीन को बनाने की कितनी स्टेजेस होती हैं और रूस ने इनमें से कितनी स्टेजेस पूरी की हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर, यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, कोई वैक्सीन कैसे काम करती है उसे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, हम सभी के शरीर के ऊपर कई लाखों करोड़ों बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं और इनमें से कुछ ही वायरस अपने आप को हमारे शरीर में प्रवेश करा पाते हैं और एक बार प्रवेश करने के बाद ये खुद को मल्टीप्लाई कर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो पाते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। पर मान लीजिए कि कुछ वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो तभी आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये बाहरी वायरस या बैक्टीरिया का पता चलता है उनके ऊपर मौजूद प्रोटीन स्ट्रक्चर से, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर से मैच नहीं होता। जैसे ही बॉडी को इस बाहरी वायरस या बैक्टीरिया का पता चलता है, बॉडी में कुछ जटिल प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं और वो आपके व्हाइट ब्लड सेल को, जो कि आपके शरीर की आर्मी है, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। एक तरह के WBC या व्हाइट ब्लड सेल में एक ही तरह की एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है। ये एंटीबॉडी वायरस या बैक्टीरिया के बाहरी प्रोटीन पर चिपककर उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी किसी भी प्रोटीन पर ऐसे ही नहीं चिपक सकती क्योंकि उन सब की एक अलग शेप होती है। किसी भी प्रोटीन पर चिपकने के लिए एंटीबॉडीज की शेप बिल्कुल उससे मैच करना जरूरी होता है। इसको आप एक ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं। अब हमारे शरीर में कई सौ करोड़ तरह के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और हर व्हाइट ब्लड सेल सिर्फ एक तरह की शेप की एंटीबॉडी ही बना सकता है, इसलिए इनमें से कुछ ही हमला करने वाले बैक्टीरिया को मार सकती हैं। बिल्कुल सही शेप की एंटीबॉडी बनाने में हमारी बॉडी को कई दिन लग जाते हैं और इस दौरान उस हमला करने वाले बैक्टीरिया की संख्या हमारे शरीर में मल्टीप्लाई होकर करोड़ और कई 100 करोड़ हो जाती है। फिर जैसे ही सही शेप की एंटीबॉडी बन जाती है, उसका व्हाइट ब्लड सेल अपने आप को तेजी से मल्टीप्लाई करता है ताकि कई 100 करोड़ और एंटीबॉडी बन सके और हमलावर बैक्टीरिया पर चिपक सके। जैसे ये होता है, आपकी बॉडी को हमलावर बैक्टीरिया से छुटकारा मिल जाता है। अब ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में हमेशा रहती हैं और कुछ व्हाइट ब्लड सेल बॉडी की मेमोरी में खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। अब यदि वो सेम बैक्टीरिया आपकी बॉडी में फिर से अंदर आता है तो आपकी बॉडी की रोगों से लड़ने की ताकत बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और आपके बीमार पड़ने से पहले उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। अब एक वैक्सीन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन के अंदर कमजोर या मरे हुए वायरस से बैक्टीरिया होते हैं या कभी कभी सिर्फ उन बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर का प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है। ये हमारे शरीर को ये बताने के लिए काफी होता है कि कोई हमलावर बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर चुका है। इससे सेम वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो असली वायरस या बैक्टीरिया के आने से होता है, बस इसमें आप बीमार नहीं पड़ते। अब इससे फ्यूचर में अगर आपका सामना उस असली वायरस से होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इसको याद रखता है और उसको आपके बीमार पड़ने से पहले ही नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस एक वैक्सीन के काम करने का या हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम के काम करने का। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी वीडियो के दूसरे पार्ट पर, जहां हम समझेंगे कि एक वैक्सीन को बनाने की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसको सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टेज में चूहों या जानवरों पर टेस्ट करके डेवलप किया जाता है। उसके बाद उसका फेज 1 ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें कि 20 से 80 लोगों पर इस वैक्सीन को टेस्ट करके उसका रिजल्ट और साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। उसके सही नतीजे के आने के बाद ही ये वैक्सीन फेज 2 ट्रायल के लिए अप्रूव की जाती है, जिसमें कि 100 से लेकर 300 लोगों पर इसका टेस्ट किया जाता है और प्राप्त आंकड़ों की जांच बहुत गंभीरता से की जाती है। इसके सक्सेसफुली पूरा होने के बाद ही फेज 3 ट्रायल प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें इस वैक्सीन को 1000 से लेकर 3000 लोगों पर यह वैक्सीन ट्राई की जाती है और उनमें इसका असर और साइड इफेक्ट बड़ी गहनता से जांचा परखा जाता है। इस तरह इस पूरी प्रक्रिया में कई महीनों और कई बार तो कई सालों का वक्त लग जाता है।
इसके 3 फेज पूरी तरह पास होने के बाद ही इस वैक्सीन को अप्रूवल के लिए एफडीए के पास भेजा जाता है, जहां पर एफडीए इसके 3 फेज के टेस्ट रिकॉर्ड्स का आकलन करके इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को जांचता है। फिर एफडीए के द्वारा अप्रूव किए जाने पर ही ये वैक्सीन फेज 4 ट्रायल में एंटर करती है, जहां इसको कई हजारों लाखों लोगों पर एक साथ टेस्ट किया जाता है और फाइनली इसको आम जनता के लिए सेफ बताकर इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। तो अब जबकि हम एक वैक्सीन बनाने के सभी फेजेस को अच्छे से समझ चुके हैं, अब चलते हैं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 की तरफ। तो देखिए, सिर्फ 2 महीने के ट्रायल के बाद और बिना 3 फेजेस की टेस्टिंग किए रूस ने यह दावा किया है कि उसने कोविड-19 मतलब कि कोरोना की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत कारगर है। रूस के राष्ट्रपति ने इसको सेफ बताते हुए कहा कि उनकी खुद की बेटी को यह टीका लगाया जा चुका है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के वैज्ञानिक इस दावे को नहीं मानते वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास अभी तक रूस के द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिससे कि वो इसका मूल्यांकन कर सके। बता दें कि WHO के पास अभी 6 वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है और उसमें रूस की कोई भी वैक्सीन शामिल नहीं है। देखिए, एक्चुअली रूस ने इस वैक्सीन का पहले फेज का ट्रायल इसी साल जून में स्टार्ट किया था। चीन, अमेरिका और यूरोप के वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने के बाद रूस ने 17 जून 2020 को अपनी वैक्सीन का फर्स्ट फेज का ट्रायल स्टार्ट किया था और बाकी सबसे पहले खत्म भी कर लिया, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर जल्दबाजी में वैक्सीन तैयार कर ली है और अभी तक ट्रायल के दौरान किए गए टेस्ट का डेटा भी रूस ने ना तो WHO के ना ही किसी और देश के साथ शेयर किया है, जिसकी वजह से दूसरे देशों के वैज्ञानिक ये जांच नहीं कर पा रहे हैं कि रूस का ये दावा कितना सच्चा है और ये वैक्सीन कितनी कारगर है। तो दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि WHO, अमेरिका और ब्रिटेन के इस वैक्सीन में दिलचस्पी ना दिखाने के बावजूद क्या इंडिया ये वैक्सीन रूस से खरीदेगा? देखिए, भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसलिए कुछ सूत्रों के मुताबिक रूस भारत को भी ये वैक्सीन बेचना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत को ये वैक्सीन खरीदनी चाहिए या नहीं, ये निर्णय तो नीति आयोग करेगा और उनकी आने वाली 19 अगस्त को एक्सपर्ट्स के साथ इसके ऊपर एक मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि रूस से वैक्सीन खरीदने से पहले भारत को 2 बातों को पता लगाना चाहिए। पहला ये कि उनका ट्रायल का डेटा क्या कहता है, मसलन कितने लोगों पर ये ट्रायल किया गया है, नतीजे क्या आए हैं, कितने दिनों के लिए कारगर साबित होता है, और दूसरा ये कि ये वैक्सीन सेफ है भी या नहीं। ये आंकड़े आने के बाद, ये तथ्य सामने आने के बाद ही भारत को कोई फैसला लेना चाहिए कि रूस से ये वैक्सीन भारत को लेनी चाहिए या नहीं। बाकी ये मेरी पर्सनल राय है, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के साझा कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।